नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर के परीक्षा गुरु। तो दोस्तों, आर के परीक्षा गुरु पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सबके सामने हम एक बार फिर से प्रस्तुत हैं अपना अगला वीडियो लेकर के, वीडियो संख्या 16, और जिसमें हम आज पढ़ रहे थे आदिकाल की प्रमुख रचनाएँ, जो हमने देख लिया है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, अपभ्रंश की रचनाएँ, और आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देख रहे हैं अपने अगली वीडियो में रासो साहित्य। तो रासो काव्य ग्रंथ को हम शुरुआत करते हैं तो कम समय में अधिक जानकारी देते हैं, यही हमारे चैनल की खासियत है। तो आइए अधिक देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं अपने चैनल की और अपने वीडियो की। पढ़ते हैं रासो साहित्य, जिसमें शुरुआत करेंगे मित्रों खुमान रासो से। तो खुमान रासो जो पहला ग्रंथ है जिसके रचनाकार दलपत विजय माने जाते हैं, लेकिन शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज के अनुसार खुमान रासो के रचनाकार जो हैं भाट हैं। एक अज्ञात नाम का भाट रचनाकार है। इसने लिखा, इसका समय 810 से 1000 विक्रमी संवत है। इसके 3 खंड हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय, और ये कहाँ से? चित्तौड़ के रावल खुमान राजाओं का वर्णन है। इसमें किसका है? चित्तौड़ के रावल खुमान राजाओं का इसमें वर्णन है। खुमान और अब्बासिया वंश के अलमामू के मध्य इसमें लड़ाइयों का वर्णन किया गया है। वीर रस का इसमें प्रतिपादन है। अगला है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो के रचनाकार नरपतनाल हैं। बीसल देव नरपतनाल, 20 नर, ठीक है। खुमार दल खाओ दाल, इससे हम ऐसे याद कर लेते हैं, ठीक है। और नरपतनाल के जो उनका उपनाम है वो विग्रहराज चतुर्थ है। नरपतनाल का उपनाम क्या है? विग्रहराज चतुर्थ है। अगला है इसका जो समय है 1212 संवत में है और 100 पृष्ठों में रचना हुई है। इसकी 100 पृष्ठों में रचना हुई है, 4 खंडों में। बीसल देव रासो की 100 पृष्ठों में रचना है, 4 खंडों में इसकी रचना हुई है। और अगला है, इसमें लगभग 2000 चरण हैं। लगभग कितने चरण हैं? 2000 चरण हैं। इसमें 4 खंड हैं। तो प्रथम खंड में क्या वर्णन किया गया है? मालवा के राजा भोज परमार की पुत्री राजमती सांभर के बीसल देव का विवाह होना इसमें दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? जो मालवा के राजा भोज परमार हैं, उनकी पुत्री राजमती का जो विवाह होता है सांभर के बीसल देव के साथ होता है। द्वितीय खंड में राजमती से बीसल देव का रूठना और फिर उड़ीसा चले जाना, इसका वर्णन है। तीसरे खंड में राजमती का विरह वर्णन तथा बीसल देव का उड़ीसा से वापस लौटना। राजमती उनके वियोग में व्यथित होती है, परेशान होती है, और फिर जो है बीसल देव उड़ीसा से वापस आ जाते हैं। चौथे भाग में भोज का अपनी पुत्री को ले जाना, यानी भोज आते हैं और अपनी पुत्री को मालवा पुनः लिवा ले जाते हैं, तथा बीसल देव फिर से वहाँ मालवा जाकर के अपनी पत्नी को वहाँ से चित्तौड़ ले आते हैं। इसमें 12 मासा का वर्णन है, इम्पॉर्टेंट है। बीसल देव रासो में 12 मासा का वर्णन है, यानी 12 महीनों का वर्णन है। जब योग वर्णन जो दिया गया है, तो इसमें क्या है, एक एक महीने में उस नायिका का क्या हाल हुआ होता है, इसका वर्णन इसमें नरपतनाल ने दिया है। तो ये विरह काव्य है, एक प्रकार से ये क्या है? विरह काव्य है। और ये विरह काव्य कार्तिक मास से शुरू होता है। बीसल देव रासो का विरह काव्य जो है कब से शुरू होता है? कार्तिक मास से शुरू होता है। जिस प्रकार से आप पद्मावत एक महाकाव्य है जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है, उसमें जो है विरह काव्य 12 मासी वो भी है। और उसमें 12 मासा कहाँ से शुरुआत होता है? आषाढ़ माह से शुरू होता है। कैसे? उसमें प्रथम पंक्ति दी गई है, चढ़ा आषाढ़ गगन घन बाजा, इस प्रकार से शुरुआत करते हैं नागमती वियोग वर्णन की। तो अगला है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा गया। उनके पृथ्वीराज चौहान के जो प्रिय मित्र और दरबारी कवि कह सकते हैं चंद बरदाई हैं।
जिसका समय जो पृथ्वीराज रासो का लेखन कार्य हुआ 1225 से और 1249 इसका समय माना जाता है लगभग में। और ये हिंदी के प्रथम महाकवि और महाकाव्य है। प्रथम महाकाव्य क्या है? पृथ्वीराज रासो है हिंदी का। और प्रथम महाकवि कौन? चंद्रबरदाई हैं। ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। फिर अगला है इसकी अगला पॉइंट है इसमें, पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई का जन्म मृत्यु एक साथ हुआ, ऐसा माना जाता है कि ये दोनों साथ साथ जन्मे और साथ साथ इनकी मृत्यु होती है। कुछ और तथ्य हैं। पृथ्वीराज रासो में 2500 पृष्ठों का एक बड़ा महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का एक बड़ा महाकाव्य है। इसमें 69 समय सर्ग या अध्याय हैं। कितने हैं? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और 68 प्रकार के छंदों का इसमें वर्णन है। छंदों का कितने वर्णन है? 68 प्रकार के। लेकिन कहीं पर यह भी मिलता है कि लाखों प्रकार के इसमें छंदों का वर्णन किया है, किसी पुस्तक में ये भी मिलता है। जिसमें से मुख्य छंदों को जो ज़्यादा छंद प्रयोग किए गए हैं वो हैं कबित, दूहा, तोमर, त्रोटक और ग्राहा और आर्या। ये छंद जो है मुख्य तौर पर प्रयोग किए गए हैं। अगला है, इसमें अगला पॉइंट है, इस ग्रंथ को पूरा चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हड़ ने किया। पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है ये पूरा चंद्रबरदाई ने नहीं किया है। इसको पूरा किसने किया है? पृथ्वीराज रासो को ग्रंथ को पूरा करने का श्रेय जो जाता है चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हड़ को जाता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि और देख लेते हैं, अभी हम आपको बता देते हैं कहानी। पूर्ण किया पृथ्वीराज का जयचंद की पुत्री संयोगिता से गंधर्व विवाह करना और छंद युद्ध तथा शहाबुद्दीन को हराना, फिर हार जाना और गजनी में मृत्यु। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ कहानी इस प्रकार से थोड़ी सी हम इंट्रोडक्शन बताना चाहेंगे आपसे कि जल्हड़ जब यहाँ से बात चलती है कि जयचंद जो होता है इन्हीं का रिश्तेदार ही होता है पृथ्वीराज चौहान का, जिसमें अनंगपाल के 2 पुत्रियां थीं और अनंगपाल के दोनों पुत्रियों का एक पुत्री का विवाह होता है। एक पुत्री का नाम होता है सुंदरी, जो विजयपाल से विवाह होता है और विजयपाल और सुंदरी से उत्पन्न होते हैं जयचंद। फिर दूसरी पुत्री का जो अनंगपाल की दूसरी पुत्री थी कमला, उससे जो होता है सोमेश्वर से शादी होती है और वो जो है सोमेश्वर और कमला से उत्पन्न होते हैं पृथ्वीराज चौहान। तो इससे और फिर इनके जो नाना होते हैं अनंगपाल, ये पृथ्वीराज चौहान को गोद ले लेते हैं, जिससे जयचंद जो है नाखुश हो जाता है, नाराज हो जाता है। और फिर क्या आता है, एक अश्वमेध यज्ञ करता है जयचंद, जिसमें समस्त राजाओं को आमंत्रित करता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान किसी कारणवश नहीं जाते हैं। तो क्या करता है, इनकी सोने की प्रतिमा बना करके द्वार पर खड़ी कर देता है। इससे ये और पृथ्वीराज चौहान क्षुब्ध हो जाते हैं। लेकिन अपनी पुत्री संयोगिता का जयचंद की पुत्री है संयोगिता, इसका विवाह रखता है, वरमाला रखता है। तो जो है समस्त राजाओं को छोड़ करके पृथ्वीराज चौहान की जो प्रतिमा थी उसी को वर के रूप में चुनती है और जो माला होती है, वरमाला होती है, उसमें प्रतिमा को पहना देती है। ये पहले से ही स्नेह करती थी। इससे जो जयचंद था वो और नाखुश हो जाता है। इसके बीच इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। फिर शहाबुद्दीन आता है और इनकी जो युद्ध कुछ सेना थी, कुछ इनका बल था, ये जो है छीड़ हो जाता है तो पृथ्वीराज चौहान का। और फिर वो 2 बार आक्रमण करता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान हरा देते हैं। फिर बार बार वो आक्रमण करता है। अंत में जो शहाबुद्दीन था वो जो है अंत में पृथ्वीराज चौहान पर काबू पा लेता है और इनको बंदी बना करके गजनी ले जाता है। धीरे धीरे उसी का पीछा करते हुए, पृथ्वीराज चौहान का पीछा करते हुए चंद्रबरदाई पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके मित्र थे। तो क्या है, गजनी चले जाते हैं। गजनी में वो पता चलता है कि शब्दवेदी बाण चला लेते हैं। कहा जाता है
कि पृथ्वीराज चौहान की आंखें शहाबुद्दीन ने सुल्तान ने फुड़वा दी थी। तो उसने ये पता किया कि जो है कि आप कैसे शब्द वेदी बाण चलाते हैं, हमें चला कर दिखाइए। तो उसने एक योजना बनाई और बांसों की एक मचान बनाया और उसके ऊपर जाके और डंका लेकर के, एक नंगाड़ा लेकर के बैठ जाता है और कहता है जब मैं इस नंगाड़े पर डंके की आवाज़ मारूंगा तब आप जो है शब्द वेदी बाण चलाना। तो ऐसा करता है, लेकिन चंद्रबरदाई वहीं पर पहुंच जाते हैं साथ में उनको ढूंढते हुए। तो वो अपने काव्य के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान को संकेत दे देते हैं। क्या देते हैं? कहते हैं 4 बांस 24 गज 6 अंगुल पर बाण और ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। ऐसी पंक्ति के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान को संकेत कर दे देते हैं। पृथ्वीराज चौहान अपने बाण की स्थित दिशा को थोड़ा सा ऊपर उठा देते, 6 अंगुल की दिशा पर उठा देते, सामान्य से 6 अंगुल की ऊंचाई पर। और जैसे वो डंके की चोट मारता है और यहाँ से पृथ्वीराज चौहान बाण को छोड़ देते हैं और उसके आसपास उसके सीने के आर पार हो जाता है। इस प्रकार से शहाबुद्दीन सुल्तान समाप्त हो जाता है और फिर पृथ्वीराज चौहान का सर चंद्रबरदाई तलवार से काट देते हैं और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के एक दूसरे का सर कलम कर देते हैं और इनकी दोनों की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो अगला रचनाकार देखते हैं मित्रों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इसी क्रम में चौथे नंबर पर जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना है। जयचंद्र प्रकाश जो है भट्ट केदार की रचना है, 1224 से 1243 संवत में लिखी गई है। इसमें कन्नौज के सम्राट जयचंद्र के यश कीर्ति का वर्णन इसमें मिलता है। दूसरा है 5वां जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि के द्वारा लिखा गया। जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें मित्रों क्या है, इसमें ये दोनों जो रचनाएं हैं जयचंद्र प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका, ये दोनों उपलब्ध नहीं हैं, अभी उपलब्ध नहीं है। सिर्फ इनमें क्या है, लेकिन इनका उल्लेख जो है सिंहास्य दयाल दास के द्वारा लिखा गया ग्रंथ जो है राठौड़ा री ख्यात में मिलता है। किसमें मिलता है? राठौड़ा री ख्यात में इन दोनों का कुछ अंश मिलता है, उसी से आकलन किया जाता है। अगला है परमाल रासो, जिसको आल्हाखंड कहते हैं। महत्वपूर्ण है रचना और ये जगनिक के द्वारा लिखा गया। ये गेय काव्य है, ये गा करके गाया जाता है। अधिकांश लोग बरसात के महीने में इसको गाते हैं। ये पूछा जाता है कि आल्हाखंड कब गाया जाता है, तो बरसात के महीने में गाया जाता है। 1230 संवत में है। इसमें महोबा के 2 वीर आल्हा उदल या उदयराज के वीर चरित का वर्णन है। इसमें फर्रुखाबाद के कलेक्टर, फर्रुखा एक बात और आती है, फर्रुखाबाद के कलेक्टर मिस्टर चार्ल्स एलियट ने इन गीतों का संग्रह करके 60 से 70 वर्ष बाद छपवाया था। कौन थे? फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर चार्ल्स एलियट ने इन गीतों का संग्रह करके 60 से 70 वर्ष बाद करवाया था। अगली रचना है रणमल छंद श्रीधर के द्वारा। श्रीधर इनका समय है 1454 संवत में। फिर है हमीराशो सारंगधर के द्वारा, हमीराशो सारंगधर के द्वारा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ जानकारी नई प्राप्त हुई हो आपको, तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब को, अगर चैनल पर पहली बार हैं देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।